और चलते चलते हम लोग अभी देखिए रौनक जी खाना खा रहे हैं और ये बहुत अच्छे विश्लेषक हैं। अगर बात किया जाए कि सोशल साइंस का तो ये बहुत अच्छे विश्लेषक है। और अभी बिहार में चुनाव चल रहा है और किस तरह से देखिए एक स्टूडेंट खाना खा रहा है, किस तरह से एक स्टूडेंट का रूम होता है पटना में। ये देखिए कूलर पिछले साल इन्होंने लिया था, 1 साल हो गया है, अभी इसमें ऊपर पानी नहीं जा रहा है, जो ख़राब शायद हो गया है देखिए। और मैं रौनक जी से कुछ चंद सवाल करूँगा बिहार चुनाव को लेकर के। सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा रौनक जी से कि क्या लगता है रौनक जी कि इस बार बिहार में चुनाव किसके तरफ झुक रहा है? चुनाव परिणाम स्वरूप किसके तरफ झुकेगा ये तो कहना अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन मुद्दा के स्वरूप में देखें तो पिछले कुछ दशकों के अपेक्षा तो मुद्दा में परिवर्तन आया है। जात कहीं ना कहीं सेकंड पे आ गया, चर्चा में तो सेकंड पे आ गया, वोट में अब कहाँ गया वो तो बहुत ज़्यादा मतलब सर्वे की ज़रूरत है उस पर। तो ये कम से कम अभी नेता ये नहीं कर रहे हैं कि ये जात वो जात, सभी नेता में यही होड़ लगा है कि हम 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, हम 3 करोड़ दे देंगे, हम फैक्ट्री लगा देंगे। तो कहीं ना कहीं मुद्दा तो परिवर्तन हुआ है, मुद्दा प्रो विकास हुआ। वो जात पे बिहार में जो चलता था वो नहीं रहा। अब किसके पक्ष में जाएगा ये कहना मुश्किल है, इस पे अलग अलग मत अपने अपने पॉलिटिकल हिसाब किताब। मतलब कहने का मतलब आपका ये है कि जो आज के युवा है वो जात से कहीं हट करके युवा तो है ही, और युवा के अलावा भी और भी वर्ग इस बार मतलब नेताओं के तरफ से ही जात की बात का नरेटिव नहीं बनाया गया। जात फैक्टर था, है, रहेगा, लेकिन नरेटिव जो बिल्डअप होता था बिहार में वो नरेटिव कहाँ कोई कह रहा है कि यादव को वोट दीजिए। वो कह रहा है कि हम 3 करोड़ नौकरी देंगे, भाजपा कह रही है कि नहीं 30,000 10,000 रुपया देंगे। कहने का मतलब कि मुद्दा जो है वो सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर इस पे चला गया। जात फैक्टर है, था, वो रहा अपनी जगह। अच्छा, और मैं आपसे कुछ सवाल और करना चाहूँगा। आप चिकन खा रहे, दोपहर में भी चिकन ही खाए थे, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि प्रशांत किशोर की जो एंट्री रही है इस बार बिहार चुनाव में, और जैसा उन्होंने तमाम इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मैं लगभग 3-4 सालों से लगातार मेहनत कर रहा हूँ, और अभी जैसा मतलब आप भी इस बात से सहमत होंगे या मैं भी सहमत हूँ कि बहुत ज़्यादा उनका सीट नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी उनका प्रभाव क्या रहेगा इस चुनाव पर और क्या रहा है? प्रभाव तो सबसे पहले यही रहा कि नरेटिव सेट कर दिया, उस व्यक्ति ने नरेटिव सेट कर दिया। क्योंकि उनको पहले उनके जात पे घेरने का प्रयास किया गया, लेकिन उससे वो निकल गए और बहुत बखूबी निकल गए और पूरे नरेटिव को शिफ्ट कर दिया। उन्होंने बात किया कि पेंशन बढ़ाना, पेंशन बढ़ा दिया सरकार ने। अब आरजेडी कह रही है कि हम आएंगे तो और 400 रुपया, तो 1100 को 1500 कर देंगे, तो नरेटिव सेट हो गया। उन्होंने कहा कि किसी को पलायन के लिए अब नहीं कर, डिस्ट्रेस माइग्रेशन नहीं करना होगा, 10-15 हज़ार के लिए माइग्रेशन नहीं करना होगा। यही बात अब भाजपा वाले और ये भी कर, तो नरेटिव बिल्ड करने में एक चीज़ हमको और लगता है कि जिस तरह से वो लगातार 3 सालों से मेहनत कर रहे हैं और पिछले 6 महीना साल भर से तो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बात ऐसा है जो भले वो सीट जीते या नहीं, लेकिन उन्होंने कॉमन आदमी के दिमाग में बहुत सारी बातें उन्होंने डाल दिया, वही नरेटिव सेट कि भाई तुम्हारा मांग ये होना चाहिए, तुम नेता से ये मांगो, भले उनको सीट आए या और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने ये नहीं कहा कि जात से ऊपर उठे होगा, जात में रहो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमको विकास चाहिए कि नहीं। हाँ, जो तुमको जरूरत हो वो तुमको तो मिलना चाहिए, किसी भी धर्म जाति के हो। तो नरेटिव उस व्यक्ति ने सेट कर दिया और कहीं ना कहीं उस नरेटिव पे ही चुनाव। और मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे कि बिहार में अभी कुछ जो सीटें हैं, जैसे कि हॉट सीटें हैं, जैसे कि आपका राघोपुर हो गया, आपका जहाँ से तेज प्रताप यादव लड़ रहे हैं, आपका क्या नाम हो गया उसका, महुआ हो गया, फिर ये अनंत सिंह वाली सीट हो गया, और बहुत सारी सीटें हैं जो कि हॉट सीट हैं, तो उस पर भी मैं आपका राय लेना चाहूँगा। देखिए, तो ट्रेडिशनल सीट रहा है आरजेडी का, वो क्या नाम है, तेज प्रताप वाला, तो उसपे तो शायद जीत जाए। उसपे तो कोई ऐसा कैंडिडेट अपोजिशन का भी खड़ा नहीं। मतलब आपको लग रहा है कि तेज प्रताप यादव, तेज प्रताप तेजस्वी तो जीत जाएंगे। अब तेज प्रताप यादव के साथ देखिए, अब बहुत क्लैरिटी से कहना उचित नहीं होगा। ठीक है कि इमोशनल वेव है, लेकिन कैडर तो आरजेडी का है ना जमीन पे। अच्छा, जमीन पे तो आरजेडी का कैडर है। ठीक है, उन्होंने कॉलेज बनाया, ये बनाया, लेकिन गांव गांव में मुखिया सरपंच
इसका लॉयल्टी आज भी तेज प्रताप की तरफ पर्सनली है या वो तेजस्वी से इंक्लाइंड है कहीं ना कहीं पार्टी पॉलिटिक्स में, ये कहना मुश्किल है। तो ये क्या है, बूथ लेवल की बात है। अच्छा, आप एक बात बताइए कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी रही है और अभी भी है नेशनल स्तर पर, अगर जो देखा जाए कि मतलब बीजेपी का अगर जो कोई काट है तो टक्कर देने वाला कोई पार्टी है तो कांग्रेस है। बिहार में कांग्रेस का आप स्थिति क्या देखते हैं? बिहार में तो कोई स्थिति ही नहीं। सीमांचल का कुछ इलाका छोड़ दे, सीमांचल के कुछ इलाकों में ऐसा पाया गया है स्टडी में कि जो सीमांचल का इलाका है उसमें। मेरा सवाल ये है कि तो क्या कांग्रेस महागठबंधन को से पिछले चुनाव में तो साफ साफ दिखता है कि नुकसान पहुंचाई है, तो क्या इस बार भी नुकसान पहुंचाएगी? इस बार तो शायद कुछ सीटें भी काट करके मिली है कांग्रेस को। लेकिन नुकसान, ये तो बात सही है कि जितना उनको सीट मिला है उस हिसाब से स्ट्राइक रेट उनका पिछले बार से ज्यादा हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा बेहतर स्ट्राइक रेट नहीं रहने वाला। और उनका प्रभाव जो है वो बेसिकली कुछ सीटों पे इन्होंने 10-12 सीटों पे फ्रेंडली फाइट कर लिया, तो इनका कहना है कि वो स्ट्रेटेजिक है। लेकिन उसमें भी अगर 4-5 सीटों को गौर से देखा जाए तो हम मामला ये दोनों आपस में ही फंसा लेंगे और तीसरे का ज्यादा चांस बना। और अगर मैं महागठबंधन की तरफ से लेफ्ट की बात करूं तो उसका तो कहीं ना कहीं स्ट्राइक रेट अच्छा ही रहा था। स्ट्राइक रेट रहा है, खासकर शाहाबाद वाले रीजन पिछले बार। शाहाबाद जो भोजपुर का इलाका है, तो वहाँ ऐतिहासिक रूप से उन लोगों का अपना एक संघर्ष रहा है, एक गढ़ रहा है, आज से नहीं, माले का तो वही उत्पत्ति है बिहार में, तो वहाँ उनका प्रभाव है और वो रहेगा। अब वो एक सीट ज्यादा जीत ले, 2 सीट कम जीत ले, उसको गेज कर पाना। अच्छा, इस बार अगर जो एनडीए की तरफ बात करें हम, जैसे कि चिराग पासवान की जो पार्टी है, तो ऐसा मतलब एजम्पशन है कि कहीं ना कहीं वो शायद 25 या 26 सीट पर लड़ रहे हैं, तो मतलब बताया जा रहा है कि 18 से 19 सीट पर उनकी हार हो सकती है। तो उनका इतिहास रहा है कि लोकसभा में उनके पिताजी के समय से ही लोकसभा में वो 2005 में फरवरी में जीते थे 29 सीट, जो कहा हाईएस्ट, जब वो कहते थे कि ना समर्थन लेंगे ना देंगे। तो लोकसभा में ही उनका अच्छा रहा है परफॉर्मेंस, देखिए पिछले बार भी 5 में, लेकिन विधानसभा में उनका ऐसे भी ट्रेडिशनली परफॉर्मेंस अच्छा। अच्छा, चलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि जो अभी महागठबंधन में सहनी जी जुड़े हैं और उप मुख्यमंत्री पद का मांग शुरू से लगातार वो कर रहे हैं और शायद उनको घोषित भी किया गया है उप मुख्यमंत्री, तो आपको क्या लगता है, क्या सहनी जी जो हैं या जो उनकी पार्टी है, जो उनके पार्टी के लोग हैं, कैडर है, वो क्या महागठबंधन के साथ टिक सकता है? मान लीजिए कि क्लोज कंटेस्ट हो गया, तो क्या टिक सकता है या मतलब जो एनडीए है उसके साथ मतलब कुछ खेला कर सकती है? क्या बात है, अगर एनडीए महागठबंधन जीतता है तो उनको बनाया जाएगा जैसा कहा गया, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर मामला फंसी जाएगा और महागठबंधन को भी चाहिए होगा कि उधर से कोई प्लेयर आ जाए, चाहे उपेंद्र कुशवाहा, जैसे पिछले बार फंसा था, मान लीजिए उपेंद्र कुशवाहा या कोई भी छोटा मोटा 2-4 सीट का फेयर हो जाए और उधर से आए, तो उधर वाले को एडजस्ट करना होगा। अगर उसमें सहनी एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि कोई भी आपके पास आएगा तो कोई बड़ा मांग के साथ आएगा, तो फिर सहनी जी देखिए क्या कि कैडर की जहाँ तक बात है तो उनका पार्टी कोई कैडर बेस कहने के लिए है, लेकिन पिछले बार भी उनके सारे कैंडिडेट क्या हुए थे, जीते हुए कैंडिडेट उधर शामिल वही, तो उनका कोई ऐसा नहीं। अच्छा, ठीक है, आज के डेट में वो है जो भी है, लेकिन उनका कोई भरोसा नहीं है, कभी आकर के रोने लगता है, मतलब कहने का मेढक वाला पार्टी। हाँ, वो सब मौसमी जरूरत के हिसाब से पार्टी। चलिए, बहुत ही अच्छा रहा आपसे बिहार इलेक्शन पर बात करके, बहुत ही अच्छा लगा और आगे देखा जाए क्या होता है।